रही मैंने कहा था ना लास्ट वीडियो में, एक्चुअली ना बहुत तेज़ बारिश आने लग गई बाहर, तो मुझे लग रहा था कि आवाज़ ज़्यादा ख़राब ना होने लग जाए, पीछे से आवाज़ बैकग्राउंड में शुरू हो जाती है ना तो थोड़ा सा परेशान करती है, तो मैंने वो वीडियो वहीं बंद कर दी थी। पार्ट 2 बना रही पढ़ते हैं। पार्ट 2 उसके एक्चुअली कंटेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा है कि एक बार अनायन कटायन तुम लोग को रिवाइज़ करवा दूँ। अनायन और कटायन, एक चीज़ को याद रखना कि कटायन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, माने ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं कि इनका नेचर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और अनायंस जो होते हैं ना वो पॉजिटिव वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, एक्सेप्टर्स होते हैं। बस तुमको ये चीज़ दिमाग में रखनी है। अब जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम कौन से नंबर पे आता है, 11th नंबर पे आता है, तो 2 8 1, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन, अब इसको कोई साथ तो देने नहीं वाला, तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है किसी को, क्योंकि सबको स्टेबिलिटी चाहिए, सबको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, Na+। और इसका क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है ना तो इसलिए Na+ बना। अगर 2 देता तो 2+ होता, 3 देता तो 3+ होता, और ये क्या बन गया, कटायन। अनायन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। F का एग्जाम्पल लेते हैं, F9 नंबर पे आता है, तो 2 और 7। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो कोई ना कोई से इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये F- बनता है। अनायन कटायन तुम लोग को समझ आ गया। नहीं तो मैंने एक 9th क्लास की ना वीडियो बना रखी है अलग से कि अनायन कटायन को प्रॉपर क्लासिफिकेशन, तो उसको देख लेना जाके, ठीक है। कुछ बच्चों को जो आता होगा तो फिर उनको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो हमें आता है, ये क्यों पढ़ा जा रहा है वापस से। चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में। व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड एंड और अ बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। अगर हम व्हाट हैपेंस टू, जब हम एसिड या बेस को किसी वाटर सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, ये पढ़ते हैं। देखो इसमें ये एक्टिविटी देख लो, इसमें बोला NaCl। NaCl माने नमक, घरेलू नमक जो घर में यूज़ होता है, इसका बोलते क्या है, इसको सोडियम क्लोराइड। इसको एक साफ एपरेटस में लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, तो तुम्हारे पास ये सॉल्ट था, ठीक है। सॉल्ट के अंदर तुमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कौन सी गैस इसके बाहर आएगी, उस गैस को तुम्हें ऑब्जर्व करना है। टेस्ट द गैस बाय ड्राई एंड वेट, और जो गैस बाहर निकल के आएगी उसको एक बार ड्राई और वेट लिटमस पेपर में टेस्ट करके देखना। इस एक्टिविटी में तुम में क्या ऑब्जर्व करते हो, देखो सबसे पहले जब हम ड्राई लिटमस पेपर में टेस्ट करेंगे ना तो टेस्ट शो नहीं होगा, पर जैसे ही हम वेट लिटमस पेपर में टेस्ट करेंगे तो टेस्ट शो होगा, ठीक है, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन में ही वो एसिड का बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। एक्सपेरिमेंट हमें सजेस्ट करता है कि H+ आयन निकल के आएंगे HCl से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे हमने क्या लिया था, HCl लिया है ना, H2SO4 लिया है, ठीक है, या फिर HCl ले लो, कोई भी एक एसिड ले लो। जब इसका वेट सोल्यूशन बनाओगे, जो इसके अंदर से गैस निकली है दैट इज हाइड्रोजन। अब इसका जब वेट सोल्यूशन बनाओगे, इसके अंदर पानी डालोगे, एक्वा सोल्यूशन में डालोगे, तभी ये लिटमस टेस्ट शो करती है, अदरवाइज ये लिटमस टेस्ट शो नहीं करती है। देखो तुम्हारे पास HCl था, पानी लिया, ये बना। अब इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, जब पानी में तुम और H+ डाल दोगे तो H2 तो ऑलरेडी था, इसमें एक और H ऐड हो गया, 2 + 1 3, तो H3O+ हाइड्रोनियम आयन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर मैंने तुम्हें दे दिया। एक्वा सोल्यूशन में ही वो लिटमस का कलर चेंज करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, दैट्स इट। फिर उसके बाद देखो तुम्हारे पास एक बेस है, तुमने इसमें पानी डाला तो टूटा। एक्वा सोल्यूशन मतलब पानी की प्रेजेंस में ही चीज़ें टूटती हैं, नहीं तो नहीं टूटेगी, ये चीज़ को तुम्हें याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है KOH। KOH के अंदर फिर से तुमने पानी डाला तो टूटा, K+ और OH- में, ठीक है। और MgOH का होल ट्वाइस, तो Mg2+ में टूटा और 2OH- में टूटा। ये ट्वाइस था ना, इस कारण से Mg2+ में टूटा। MgOH का होल ट्वाइस था ना, इस कारण से ये Mg2+ में टूटा। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें पढ़ने वाली थी, एक हाइड्रोनियम आयन क्या होता है और दूसरा एल्कलीज क्या होते हैं। देखो ये मार्क कर लेना, छोटी छोटी लाइंस में ही इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती है। हाइड्रोनियम क्या होते हैं, बेसिस जनरेट करते हैं OH- आयन इन वाटर। तो जो बेसिस पानी में सॉल्यूबल होते हैं उन्हें एल्कलीज कहते हैं। जो बेस पानी में डिजॉल्व हो जाए उसको एल्कली कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर बेस पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक
ठीक है, देखो यहाँ ये डू यू नो वाले डब्बे में लिखा भी हुआ है कि सारे बेसिस पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, एंड अल्कली एक बेस है जो पानी में डिजॉल्व हो सकता है, और ये सोपी टू टच होते हैं, छुओगे तो हाथ में सोपी बिहेवियर शो करेंगे, बिटर होते हैं, कॉरोसिव होते हैं, ख़राब कर देते हैं चीज़ों को, ठीक है। फिर उसके बाद एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड के पास एक्स है, देखो MX बन जाता है, ये इसका एक स्केलेटल इक्वेशन लिख के दिखा रखा है। उसके बाद बोला है जब 10 ml वाटर को बीकर में डालो, उसके अंदर थोड़ा सा H2SO4 डालो और स्विल घुमा घुमा के उसको मिक्स करो। बेकर जो बीकर है उसको उसके बेस को टच करके देखना, टेम्परेचर में चेंज आएगा। पूछा है कि क्या ये एक्सोथर्मिक है या ये एंडोथर्मिक है। अब इसके में डिफरेंस क्या होता है, चैप्टर 1 में पढ़ा था ना, एक्सोथर्मिक वो होते हैं जहाँ पे हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक वो होते हैं जहाँ पे हीट गेन होती है। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब होगी वो गर्म हो जाएगी, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेस्ट ट्यूब गर्म नहीं होती है, हल्की हल्की ठंडी रादर हो जाती है। चलो, तो हमारे इसका आंसर क्या होगा कि वो क्या होगी, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब हमने पानी में एसिड मिलाया तो वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे एक बात इन्होंने बोले, द एसिड मस्ट स्लोली एसिड को डालना, नहीं तो स्प्लैश होकर बाहर आ जाएगा और जला भी सकता है, ठीक है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस इन वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन पर वॉल्यूम, इसे डाइल्यूशन कहते हैं। देखो डाइल्यूटेड H2SO4, डाइल्यूटेड HCl पूरे चैप्टर में हम पढ़ता है, और डाइल्यूशन की डेफिनेशन जो है यहाँ को बता रखी है, ठीक है। तो डाइल्यूशन समझते हो, डाइल्यूशन क्या होता है, जब हम पानी मिलाते हैं, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर, जब हम पानी मिलाते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड। चलो, अब इसका चैप्टर का आखिरी भाग है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, कैसे पता लगता है, और फिर उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर ये चैप्टर एंड होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बट हो जाता है, दो तीन बार पढ़ोगे तो चीज़ें फेमिलियर हो जाएगी, तुम्हें लगेगा हाँ हाँ ये तो थोड़ा थोड़ा आता है, और बार बार रिवीजन करते हैं ना, एक ही चीज़ सुनते हैं पढ़ते हैं तो फिर हमारा ग्रिप बैठ जाता है। पहली बार तो सबको लगता है यार, पहली बार जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया होगा आई गेस। चलो, फिर उसके बाद आता है हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सोल्यूशन, कितना स्ट्रॉन्ग होता है एक एसिड या बेस सोल्यूशन। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे पता लगाते हैं, pH से। P का मतलब होता है पावर और ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ नहीं लिखते हैं, ऑफ मतलब तुम समझ लो इट इज़ पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच पेपर क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बताता है। हाइड्रोजन किसके लिए, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, एसिड होता है तो उसके पास H+ आयन ज़्यादा होते हैं। तो देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, अ स्केल, हाइड्रोजन आयन को नापने के लिए एक स्केल बनाई हुई है, उस स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल। उस स्केल को क्या बोलते हैं, पीएच स्केल, जिसमें पी का मतलब होता है पोटेंस। पी का मतलब क्या होता है, पोटेंस। पोटेंस वो पोटेंशियल कहते हैं ना, इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल मतलब क्षमता, ठीक है, पावर। और पीएच स्केल जो होती है 1 से 14 तक होती है, देखो 0 से स्टार्ट हुई, 0 से 14 तक होती है। 0 मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, इतना वायबल नहीं होता सर्वाइवल के लिए, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। और 14 मतलब एकदम ही तुम्हारा जो अल्कलाइन है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। 7 होता है न्यूट्रल, हमारा ब्लड 7 होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पेट के अंदर तो एसिडिक होता है, पेट के अंदर एसिडिक नेचर होता है, HCl होता है ना, ये बायो जो पढ़ाऊंगे तो एक बार पढ़ लेना। फिर उसके बाद आता है जितना ज़्यादा 7 के बाद होगा उतना ज़्यादा बेसिक होता जाएगा, और जितना 7 से कम होगा उतना एसिडिक होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे एसिडिक नेचर होते हैं। सबसे ज़्यादा ये होगा, उससे कम ये होगा, ऐसे ऐसे करके कम होते जाते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद 7 तो न्यूट्रल होता है, पानी हमारा न्यूट्रल होता है। फिर उसके बाद 8, 9, 10, 11 से लेके 14 तक ये सारे बेसिक होते हैं। चलो, फिर उसके बाद इसमें बोला है कि बिफोर मील, आफ्टर मील, ये तो एक ऐसा ही एक्टिविटी है, करके देख लेना। अब ये वाला चीज़ देखो ध्यान से, गैस्ट्रिक जूस माने जो पेट के अंदर जूस होता है ना, स्टमक के अंदर HCl होता है। स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो स्टमक के अंदर HCl होता है उसका मीडियम बता रखा है, देखो कितना ज़्यादा एसिडिक होता है, उसका pH 1 होता है। लेमन जूस, जो नींबू पानी बनाते हैं, उसके बाद दैट इज़ 2। फिर प्योर वाटर का जो और ब्लड का 7.4 के अराउंड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक होता है, 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन NaOH काफ़ी ज़्यादा बेसिक होता है और उसका 14 होता है। ये चीज़ समझ गए। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस डिपेंड करता है कितने ज़्यादा H+ या OH आयन OH- आयन प्रेजेंट है। अगर H+ ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो ज़्यादा एसिडिक होगा,
OH माइनस ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो वो बेसिक होगा। चलो, इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच। अब पीएच की हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले पूछा है कि क्या प्लांट और एनिमल पीएच के लिए सेंसिटिव होंगे? बिल्कुल होंगे यार। पीएच मतलब एसिड इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, ये वो ह्यूमन स्किन में जाता है तो जला देता है। तो प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो होंगे, बिल्कुल होंगे। छोटे से छोटा वर्म या बड़े से बड़ा एनिमल एसिड या बेस के लिए सेंसिटिव होता है। देखो, हमारी बॉडी जो है उसका पीएच रेंज 7 से 7.8 तक रहना चाहिए, ठीक है। इसी के बीच में सर्वाइव कर पाते हैं। जो बारिश आती है ना, एसिड रेन जिसको कहते हैं, जिससे मार्बल कैंसर हुआ, हमारे ताजमहल को कैंसर हो गया, ठीक है, वो उसका पीएच जो होता है 5.6 से लेस होता है, तब उसको एसिड रेन कहते हैं। और जब ये एसिड रेन रिवर में बहती है ना, रिवर वाटर को एसिडिक बना देती है, जिससे जो रिवर के अंदर एक्वाटिक लाइफ होती है, मछलियाँ होती है, पौधे होते हैं, उनको जिंदा रहना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर आता है एसिड्स इन अदर प्लांट। एटमॉस्फेयर, जो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम वाइट कलर का है, येलो कलर के क्लाउड दिखते हैं जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड है। चलो, फिर आता है पीएच और सॉइल। हमारे मिट्टी का पीएच देखिए। पीएच जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्पेसिफिक रेंज में होना, अगर तुम्हारे प्लांट्स हेल्दी है तो। अच्छा, और पता है जो गुड़हल का प्लांट होता है ना, गुड़हल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? चाइना रोज़ कहते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा, नहीं तो गूगल करके देखना, आसपास होता है। उसको एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। तो मेरे जब गुड़हल के प्लांट में फ्लावर्स नहीं आते ना, तो मैं कील डाल देती हूँ उसके अंदर, ताकि उसको थोड़ा सा एसिड मिले। खैर, ये बात की बात है, वापस इसमें आते हैं। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर फॉर हेल्दी प्लांट, कलेक्ट, उसे बोला है सॉइल को कलेक्ट करो और पीएच को नोट करो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पीएच नोट करने के लिए बोला है, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही पीएच होता है। अब आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारा स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl, ठीक है। ये हेल्प करता है डाइजेशन में, स्टमक में। और ये एसिड है ना, तो हमारा पेट को ही जला ना दे, तो हमारे पेट में एक म्यूकस की मोटी सी लेयर होती है, ठीक है। कभी कभी ये लेयर हट जाती है ना, तो छाले हो जाते हैं, क्योंकि एसिड सीधा टकराता है पेट की लेयर वॉल से, तो इससे पेप्टिक अल्सर हो जाता है। पेट में छाले होते हैं, जनरली मुंह में छाले होते हैं, पर पेट में छाले होना तो उससे भी ज़्यादा सीरियस बात होती है। चलो, इन डाइजेशन, जब पेट में डाइजेशन की समस्या हो जाती है तो हम क्यों होती है? क्योंकि स्टमक ने बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस कर दिया है। कहते हैं ना एसिडिटी हो रही है, इससे इरिटेशन और दर्द होने लग जाता है। तो इसकी दवाई होती है, तुम एक एंटा एसिड ले लो। एसिड को दूर भगाने के लिए इसका इलाज होता है, एंटा एसिड ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एंटा एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा। ये एसिड है, ये बेस की तरह काम करेगा, न्यूट्रल बना देगा। एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ले डालो। पीएच चेंज और टूथ डिके। अब हमारे जो टूथ में कैविटीज़ वगैरह होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। पीएच माउथ का नॉर्मल होता है 5.5, ठीक है। टूथ किससे बना होता है? इनामल से बना होता है, जो कि फर्दर कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से बना होता है। किससे? हाइड्रोक्सीपेटाइट से, जो कि फर्दर कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। हमारी बॉडी की ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। ये पानी में डिज़ोल्व तो नहीं होती है, बट जब पीएच माउथ का इससे नीचे चला जाए ना, तो ये ख़राब होने लग जाती है। जो दांत की लेयर है ये ख़राब होने लग जाती है। जो हमारे दांत बैक्टीरिया, मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो एसिड प्रोड्यूस करता है। ये एसिड क्या करेगा? पीएच की वैल्यू और कम कर देगा। हमें पता है ना, जितना कम वैल्यू होती है ना, तो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। इस कारण से क्या होगा कि हमारा माउथ का जो दांत का लेयर है वो डिग्रेड होने लग जाएगा। तो हम क्या, जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ना, वो बेसिक नेचर का होता है, जिस कारण से एसिड बेस ऐड करके न्यूट्रल बना देता है। सेल्फ डिफेंस, एनिमल्स और प्लांट्स भी अपने लिए सेल्फ डिफेंस रखते हैं। उनकी जो स्टिंग होता है उसके पास मिथनोइक एसिड होता है, जिससे बर्निंग कॉज होती है, ठीक है। तो हमें बेकिंग सोडा का यूज़ कर लेना चाहिए उसको न्यूट्रल करने के लिए। फिर आते हैं नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। ये देख लो, नेटल जो होता है एक प्लांट है, हर्बेशियस प्लांट है, ठीक है। हर्बेशियस समझते हो ना, छोटे छोटे प्लांट्स को हर्बेशियस प्लांट में आते हैं। और ये इनके पास स्टिंगिंग हेयर होते हैं। अगर ये हम पे स्टिंग कर गए, गलती से हम इस पर टच हो गए, तो ये मेथनोइक एसिड हमारी बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि काफ़ी जलन होने लग जाएगी, रब करने का मन करता है उसलिए। तो इसलिए क्या हुआ, इसी के साइड में ना एक डॉग प्लांट उगता है। इस जहाँ पे तुमको नेटल स्टिंग मिलेगा ना, उसी के साइड में एक डॉग प्लांट मिलेगा। डॉग प्लांट को ही रगड़ लेना चाहिए, वो उसे न्यूट्रल कर देता है। तो बता रखा है कैसे नेचर ने हमें ये चीज़ प्रोवाइड की है ना, तो उसी के साइड में ये भी प्रोवाइड कर दिया है। अब ये तुम थोड़ा लर्न करके रखना। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? विनेगर माने सिरका, चाउमीन बनाने के काम आता है, एसिटिक एसिड।
ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी इम्यूनिटी के लिए। कोरोना था तो लोग कितना विटामिन बी सी खा रहे थे, सी ऑरेंज से मिलेगा। टैमरेट टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। और कर्ड, कर्ड माने दही, दही में लैक्टिक एसिड होता है। नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। एंड स्टिंग के अंदर मिथनोइक एसिड होता है। नेटल स्टिंग के अंदर भी मिथनोइक एसिड होता है। अब हम पढ़ते हैं सॉल्ट्स के बारे में। हमने पावर ऑफ हाइड्रोजन पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट के बारे में देखो, तुम्हें देखना है पोटाशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये सारी सॉल्ट्स हैं, इनके बारे में हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो पीएच ऑफ द सॉल्ट के बारे में हम अगर बात करें तो पीएच जो होगा, कुछ सॉल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट होते हैं और कुछ सॉल्ट बेसिक सॉल्ट होते हैं और कुछ सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। तो बेस्ड ऑन, अगर एसिडिक सॉल्ट है तो 7 से कम होगा, बेसिक सॉल्ट है तो 7 से ज़्यादा होगा, न्यूट्रल है तो 7 के आसपास होगा। केमिकल रिएक्शन सॉल्ट का देखते हैं। गांधी जी ने भी दांडी मार्च निकाली थी, ठीक है, और ये क्या साबरमती के किनारे, और फिर उसके बाद नमक जाके इन्होंने बनाया था, क्योंकि गांधी जी को लगा था नमक जो है ना अमीर से अमीर इंसान भी खाता है और गरीब से गरीब इंसान भी खाता है, तो क्यों ना नमक को ही एक मैं मुद्दा बना लूँ। नमक पे भी टैक्स लगा रहे थे नालायक ब्रिटिशर्स। चलो, तो नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं और इसको हम खाने में यूज़ करते हैं, सब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। शुरुआत करते हैं क्या कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट जो होता है, कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल होता है, बहुत सारी जगह यूज़ होता है। अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि करके। रॉ मटेरियल माने कॉमन सॉल्ट को यूज़ करके तुम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड ऑल। सबसे पहले आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम माने Na और हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है ना। अच्छा, इस प्रोसेस को कहते हैं कॉर अल्कली प्रोसेस। क्या कहते हैं? कॉर अल्कली प्रोसेस, CH कॉर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पे तुमने NaCl लिया है, पानी डाला है, Cl2 और H2, देखो दोनों गैस है, दिख रहा है दोनों गैस है, तो दोनों गैस दो टर्मिनल से बाहर को आ जाती है। एक जगह से Cl2 आ जाएगी, एक जगह से H2 आ जाएगी। Cl2 एनोड के पास जाती है और H2 कैथोड के पास जाता है। अब देखो H2 को यूज़ करा जाता है फ्यूल में और मार्गरीन में, अमोनिया में, जो कि फर्टिलाइज़र में डाला जाता है। ब्राइन सोल्यूशन बाहर आ रहा है, NaOH का सोल्यूशन। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ये जो Cl2 है, इसको यूज़ करा जाता है PVC में, डिसइंफेक्टेंट में, क्लोरोफ्लोरोस लैम्प में, पेस्टिसाइड्स बनाने में। ठीक है, अब आते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग के प्रोसेस को याद कर लेना है, इस डायग्राम को भी याद कर लेना। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड्स है, ये एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। यहाँ पे ये बेसिकली स्प्लिटिंग करते हैं, चीज़ों की स्प्लिटिंग करते हैं। तो NaCl को पानी में मिला दिया और स्प्लिट कराया, तो एक जगह तुम्हें H2 मिल जाएगा और एक जगह तुम्हें Cl2 मिल जाएगा और फाइनली NaOH बन जाएगा। ठीक है, यही जो यहाँ से निकला, देखो NaOH निकला। चलो, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम बात करें तो क्लोरीन प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। ब्लीचिंग पाउडर देखो CaOCl2 होता है। जब हम स्लेक लाइम को यूज़ कर Cl2 के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। और फिर उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर को कहाँ यूज़ करते हैं? कपड़े धोने में यूज़ करते हैं, ब्लीच करने में यूज़ करते हैं। जो पेपर फैक्ट्री होती है ना, वहाँ भी यूज़ करते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, पानी को साफ़ करने में यूज़ करते हैं। अब आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडा को कॉमनली किचन में यूज़ करा जाता है, इसमें लिखा है पकौड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आता है केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद है? मेटल के साथ रिएक्ट करवाया था हमने। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी प्रिपरेशन तुमको याद करनी पड़ेगी। अब डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? चलो, इसके बाद हम देखते हैं द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, H2O बनता है और CO2 बनता है। ठीक है, जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो ये दो चीज़ें बनती है। अब आता है यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहाँ यूज़ होता है? बेकिंग सोडा को यूज़ करा जाता है एडिबल सामान के अंदर, ठीक है, एडिबल एसिड्स बनाने में, सच एज टार्टरिक एसिड हो गया। जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमारा CO2 गैस निकलती है, H2O निकलता है और सोडियम सॉल्ट निकलता है।
ठीक है। अब देखो तुमने देखा होगा कि जो केक बनाते हैं तो हम तो बैटर डालते हैं और फिर डाल देते हैं माइक्रोवेव ओवन में, और फिर वो जो केक होता है ना वो राइज हो जाता है, थोड़ा सा उसका उठ जाता है। जैसे तुमने अगर केक ऐसा डाला तो थोड़ा सा उठ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि CO2 निकलती है ना, तो इससे वो फूल जाता है, केक फूल जाता है। और तुमने देखा होगा केक के ऊपर छोटे 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 छेद भी होते हैं, होल्स होते हैं, बहुत माइन्यूट होल्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? CO2 गैस एस्केप हो रही होती है, इस केक से CO2 बाहर निकल रही होती है, इस कारण से होल्स क्रिएट करते हो जाती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एंटा एसिड्स की तरह भी काम करता है, अल्कलाइन है ना तो न्यूट्रलाइज कर देगा, और फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा, और थोड़ा सा फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये हो गया। देखो इसका रिएक्शन कितना आसान है। तुमने सोडियम कार्बोनेट लिया, उसमें पानी डाला, अब क्या है, प्लस का साइन हटा दो, देखो वॉशिंग सोडा बन गया। ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिक्रिस्टलाइजेशन सोडियम कार्बोनेट, रिक्रिस्टलाइजेशन गिव्स वॉशिंग सोडा। और जब सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करेंगे, क्रिस्टल फॉर्म में लेके आएंगे, मतलब पानी लगा देंगे, तो क्या बनेगा? वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, जो डॉट H2O लिखा था ना, 10H2O डॉट, इसका मतलब क्या है? वॉशिंग सोडा को कहाँ यूज़ करते हैं? ये ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है। बोरैक्स बनाने में काम आता है, और जहाँ तक मुझे याद है ना, बोरैक्स से ना खून के दाग साफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है निमजी, इसलिए याद है क्योंकि मैंने होम साइंस में पढ़ा था अपनी स्कूल में। फिर उसके बाद आता है इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर होता है तो उसको साफ करने में भी काम आता है। फाइनली लास्ट टॉपिक है इसका कि क्रिस्टल क्या रियली ड्राई होते हैं? चीनी का क्रिस्टल देखा होगा तुमने, ऐसी साइंस केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या क्रिस्टल सच में ड्राई होते हैं या फिर उसके पास कुछ होता है, पानी होता है, इसमें बोला है कॉपर सल्फेट ले लो, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ले लो एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। क्या कलर है कॉपर सल्फेट का? और उसको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लेना है। देखो कॉपर सल्फेट लिया है, चिमटे से उसको पकड़ा है, चिमटे को इंग्लिश में टोंग्स कहते हैं। उसके अंदर कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग, और उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट। अच्छा, जब कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं ना तो थोड़े थोड़े पानी के ड्रॉपलेट यहाँ पे लग जाते हैं, टेस्ट ट्यूब के चारों ओर चिपक जाते हैं। कॉपर सल्फेट था तो ड्राई, तुमने हाथ में उठाया कॉपर सल्फेट तो कोई पानी नहीं था, पर जैसे ही तुम उसे हीट करने लग गए तो कॉपर सल्फेट से पानी निकलने लग गया। वो कैसे निकला? कॉपर सल्फेट जो हमें दिखता ड्राई है, पर क्या होता है, इसके पास वाटर होता है। व्हेन वी हीट कॉपर क्रिस्टल तो उसका क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाता है और वो सॉल्ट वाइट कलर का हो जाता है। कौन से कलर का हो जाता है? वाइट कलर का हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगर हम उसमें वापस से पानी डाल देंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो एक्टिविटी क्या थी? कॉपर सल्फेट का सॉल्ट, CuSO4 का सॉल्ट ब्लू कलर का था। कौन से कलर का था? ओरिजिनली ब्लू कलर का था। जैसे ही हमने उसको हीट करा वो वाइट कलर का हो गया। वाइट कलर का क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर ना कुछ पानी प्रेजेंट होता है। जब वो पानी अपना लूज कर देता है, छोड़ देता है, तो वो कलर भी चेंज कर देता है। समझ गए? वाइट कलर का सॉल्ट भी कॉपर सल्फेट का ही है, ब्लू कलर का सॉल्ट भी कॉपर सल्फेट का ही है। जो ब्लू सॉल्ट है उससे जब तुम हीट करोगे बर्नर पे तो उसका पानी निकल जाएगा और वो वाइट कलर का हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। अब ऐसी POP की भी कहानी बता रखी है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसके अंदर तुमने पानी मिलाया तो क्या बन गया? जिप्सम बन गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट कलर का वाटर होता है, ये जिप्सम में बदल जाता है जब प्लास्टर लगता है। जब हमारी हड्डी टूटती है तो प्लास्टर लगाते हैं ना डॉक्टर, वो POP तो लगाता है, क्योंकि उसका पानी जब उसमें ऐड किया तो जिप्सम बन गया, ये मैंने बता दिया। जिप्सम वंस अगेन गिव्स, और जिप्सम काफ़ी सॉलिड हार्ड मास होता है। ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खत्म। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये वाला याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ तुम्हारा चैप्टर ये खत्म हो गया। अब रह गए इसके इनटेक्स्ट और बैक क्वेश्चन, इसको मैं ना अलग वीडियो में डिस्कस कर लूँगी, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। समझ आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बच्चों।